हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए और सीयूईटी के लिए हम लोग एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां पे आपको फर्स्ट लेक्चर में प्लेटो से संबंधित थ्योरीज, बुक्स, कंसेप्ट्स, आइडियाज़ उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है उस लेक्चर में। आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग प्लेटो के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। आइए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करते हैं। और एरिस्टोटल का सबसे पहले हमें जो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करना है वो है उनका टाइमलाइन। ठीक है। एक ब्रीफ आइडिया के लिए कि किस समय में वो थे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उनके टाइम पीरियड को। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे उनके द्वारा जो कुछ बुक्स लिखी गई उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बुक्स लिखे गए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको बुक्स मैच करने को दिए जाते हैं, है ना, मैच के लिए। तो इसीलिए जितने भी बुक्स हो सके उनको याद करने की ट्राई करने की कोशिश करनी है, जितना भी याद हो पाए, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उनकी जो फर्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटिक्स। ठीक है। इस बुक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूसरा जो उनका सबसे फेमस बुक था, निकोमेचियन एथिक्स। इसको आप प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं, निकोमेचियन एथिक्स या निकोमेचियन एथिक्स। ठीक है। थर्ड नंबर ऑफ बुक जो उनके द्वारा लिखी गई, मेटाफिजिक्स। इस बुक का भी नाम आपको याद रखना है। यूं तो एरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखे गए, बट हम लोग वही सारे बुक्स को यहाँ पे कोशिश करेंगे याद करने की जो बहुत फेमस हुए हैं। ठीक है। चौथे नंबर की बुक देखिए, जिनका नाम है रेहेटोरिक। ठीक है। इस बुक को भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बुक है टॉपिक्स। ठीक है। तो ये भी बुक याद रखिए। नेक्स्ट पोइटिक्स। ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। 7 नंबर की बुक है जो उनके द्वारा लिखी गई, वो है कैटेगरीज। ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है डी एनिमा। ओके। 9 नंबर पोस्टीरियर एनालिटिक्स। ठीक है। ये सारे बुक्स काफी बार पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं, तो इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 10 नंबर हिस्टोरिया एनिमेलियम, ऑन द सोल, ऑर्गेनन, ऑन द हेवंस। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। फिर यहां पे देख सकते हैं प्रायर एनालिटिक्स, ऑन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और मैग्ना मोरालिया। ठीक है। यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रायर एनालिटिक्स। ठीक है। उन्हीं के द्वारा बुक है। दूसरा है ऑन द पार्ट्स ऑफ एनिमल, ऑन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। और एक लास्ट बुक है जिसका नाम है मैग्ना मोरालिया। ठीक है। तो ये 16 बुक्स हमने एरिस्टोटल से संबंधित देखे। ठीक है। उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब बुक्स मैच करने को देते हैं तो बहुत सारे बुक्स हमें याद करने होते हैं। ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए जब भी नए बुक्स के नाम आपको मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारे बुक्स के बारे में हमने एरिस्टोटल से संबंधित जाना। अब आइए उनसे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है। तो एरिस्टोटल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए, जिनमें से यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड में पेन ले रहा हूँ। ठीक है। देखिए, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था। ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, उन्होंने एक दिया प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। क्या था गोल्डन मीन?
जैसे बुद्धिज्म में बोला जाता है ना कि एक्सट्रीम्स कभी हमें नहीं की तरफ जाना चाहिए, हमें एक मॉडरेट लाइफ जीनी है, ठीक है। तो उनका ये भी उनका जो एरिस्टोटल का कहना था कि जो गोल्डन मीन है, इसका मतलब हमें अपने लाइफ में हमेशा मीडियोकर या मीडियोकर नहीं, मतलब मीडियम रास्ता अपनाना चाहिए, जहाँ पे एक्सट्रीम वेल्थ को केंद्रित नहीं हो करके उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हो सके, है ना। और किसी भी चीज़ को लेकर के एक्सट्रीम नहीं होना है। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन का कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया, तो एरिस्टोटल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, उनके द्वारा कहा गया कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल रेदर देन द बेस्ट, मतलब इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल हो, ना कि जो सबसे बेस्ट हो। जैसे उन्होंने जब आप देखेंगे, जब एरिस्टोटल ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिटेल से पढ़ा, उसके बाद उन्होंने जो थ्योरी दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें बहुत सारे प्रकार बताए, जिसमें से पॉलिटी को सबसे बेस्ट कहा गया, ठीक है, और फिलोसफर किंग को सबसे बेस्ट कहा गया, जबकि पॉलिटी को बेस्ट प्रैक्टिकेबल कहा गया। इसके पीछे का रीजन ये था कि सबसे जो प्रैक्टिकेबल था वो पॉलिटी था। उन्होंने कहा कि भले ही हो सकता है कि जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है, जिसमें एक रूलर होगा जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जिसके पास रीज़न होगा, वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, वही रूल करेगा, और वो बेस्ट भी है। लेकिन चूंकि कंट्री में यह प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकेबल क्या है, पॉलिटी। तो बेस्ट प्रैक्टिकेबल का नारा दिया ओवर दी बेस्ट, तो ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने ये भी कहा कि आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, रेदर आइडिया इज प्रेजेंट इन मैटर, है ना। यानी आइडिया जो है वो किसी मैटर से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसी में समाहित है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम लोग चेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चेयर के बारे में, तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि उनका वो बैठने के लिए होगा, है ना। तो वो आइडिया आ जाता है, जैसे आपको चेयर बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो आइडिया आने लगेगा कि चेयर अच्छा इस प्रकार से होगा, बैठने में कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो वही उनका कहना था कि जो मैटर है, यानी जो चेयर वास्तविकता है, और जो आइडिया है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आइडिया जो है वो मैटर में ही समाहित है। तो ये स्टेटमेंट बस उनका याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है उन्हीं के द्वारा। तो एरिस्टोटल का कहना ये था कि हम अपने जीवन में जो बेस्ट है उन, ठीक है, जो बेस्ट को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चक्कर में गुड को नहीं खो देना है, ठीक है। मतलब हो सकता है सपोज बहुत सारे आप लोग होंगे जो आईएएस बनने की कोशिश करेंगे या अभी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस ना बन के सपोज आपका नेट जेआरएफ हो जाता है, तो आप पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, है ना। तो ये बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये भी तो गुड है, तो गुड को सेक्रीफाइस नहीं करना है फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। तो ये उनका स्टेटमेंट था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, यानी जो इंसान है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। क्यों? क्योंकि मैन के पास रीजन है ना, वो अपने अनुसार पॉलिटिकल थिंकिंग करता है ना, और समाज में किस तरीके से चल रहा है चीज़ें उसको अच्छे से एनालाइज करता है, बिकॉज ही हैज़ अ रीजन, ठीक। तो इसी वजह से उनका कहना था कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये बस स्टेटमेंट भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई पॉलिटिक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स जो उनके द्वारा बुक लिखी गई, उसको डिवाइड किया गया 8 पार्ट्स में, ठीक है, 8 भागों में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली पीवाईक्यू में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे जस्ट दे दिया ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी थोड़ा आइडिया रहे यदि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए, ठीक है। तो कोई बुक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए, वो कौन से गांव में बॉर्न हुए, तो जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव का नाम था स्टैगिरा, ठीक है, स्टैगिरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने बताया है 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे, स्टेट इज अ पॉजिटिव गुडनेस, ठीक है, यानी स्टेट जो है
उनका कहना कि था कि जो स्टेट है, ठीक है, वो जो गुड लाइफ का कंसेप्ट है कि किसी इंसान का क्या पर्पस है, टू हैव अ गुड लाइफ, है ना, तो उस गुड लाइफ को जीने के लिए स्टेट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो और जो भी एक इंसान की जो फुलफिलमेंट है विशेष की, वो कहाँ पे फुलफिल होगा, जो भी उनकी इच्छाएं हैं तो वो स्टेट में फुलफिल होगा। तो इसी के लिए वो कहते हैं स्टेट इज अ पॉजिटिव गुडनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरिस्टोटल ने जस्टिस के बारे में क्या बताया, तो जस्टिस को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को कहा गया कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, और दूसरे को कहा गया पार्टिकुलर जस्टिस, ठीक है। अब कंप्लीट जस्टिस मतलब कि पूर्ण रूप से न्याय मिले, पार्टिकुलर जस्टिस मतलब केस बाय केस पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो उसमें से भी दो पार्ट किया गया, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एक रेक्टिफिकेटरी, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सपोज कोई 10 रुपया कमा रहा है, कोई 1000 रुपया सरकार को दे रहा है, तो इसको ज़्यादा मिले, तो इस प्रकार से प्रोपोर्शनेट के हिसाब से जस्टिस। लेकिन चूंकि जस्टिस सबको देख करके होना चाहिए ना, जैसे कोई गरीब है, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये क्राइम कर दिया, ये क्राइम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है उसको कम सजा हो और गरीब को ज़्यादा सजा मिले, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात होती है टू रिसोर्सेस, मतलब जो रिसोर्सेस है उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको लेकर के। और रेक्टिफिकेटरी मतलब सपोज किसी ने किसी को हार्म कर दिया, तो उस केस में जस्टिस किस प्रकार से दिया जाए उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जस्टिस के बारे में देखा। फिर उनकी एक एकेडमी थी लाइसियम, ठीक है, जो उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, एरिस्टोटल के द्वारा जो स्कूल स्टार्ट किया गया उसका नाम लाइसियम था। मैंने प्लेटो के लेक्चर में भी बताया था कि जो प्लेटो ने स्कूल स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, और जो एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया उसका लाइसियम। अब नेक्स्ट पॉइंट इनका देखिए, जो एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है वो है स्टेट शुड बी लोकेटेड ऑन द सी शोर, ठीक है। वो चाहते थे, उनका कहना था कि जो स्टेट है वो समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा क्या बोलेंगे, बॉर्डर के रूप में काम करे एक समुद्र, ठीक है, और अच्छे से अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखा जा सके। तो इस प्रकार से उनका कहना ये था। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने 6 तरह के गवर्नमेंट के बारे में बात किया, गवर्नेंस के बारे में बात किया, जिसमें पॉलिटी हो गया, ठीक है, फिर डेमोक्रेसी हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब उनके थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, तो उन्होंने 6 प्रकार के गवर्नेंस की बात की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उनका मेथड ऑफ स्टडी क्या था, तो इंडक्टिव मेथड पे वो बेस्ड था उनका स्टडी, ठीक है। इंडक्टिव आने की, जैसे एक होता है डिडक्टिव, जो प्लेटो का मेथड था, ठीक है, डिडक्टिव, और एक है इंडक्टिव। डिडक्टिव मतलब होता है बहुत सारे बुक्स सपोज आप लोग पढ़ लिए, उसमें से कुछ निकाल के लाएं, तो वो हो गया डिडक्टिव, है ना। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नया चीज़ बना देना, वो इंडक्टिव हो गया, ठीक है, इंडक्ट और डिडक्ट। तो इस तरीके से उनका मेथड क्या था, इंडक्टिव। नेक्स्ट, उनका एक स्टेटमेंट था कि इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज द बिगेस्ट गोल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज द बिगेस्ट गोल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, यानी उनका कहना था कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जब कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है तो वो सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी भी इंसान के लिए। तो ये स्टेटमेंट उनके लिए उनके द्वारा कहा गया, ठीक है। अब बहुत सारी थ्योरीज एरिस्टोटल के द्वारा दी गई, ठीक है, उनको हम लोग एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो उनकी पहली थ्योरीज थी, पहली थ्योरी है वो है, यहाँ पे देखिए, थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्टेट उन्होंने दिया, इसके बारे में क्या वो कहे हैं ये देखते हैं हम लोग। देखिए, उनका कहना था, यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ।
यानी उनका कहना था कि स्टेट इसीलिए आता है अस्तित्व में ताकि जो गुड लाइफ का कंसेप्ट है वो एस्टेब्लिश कर पाए और उसी को लगातार आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है स्टेट से संबंधित। नेक्स्ट, स्टेट को के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो इंसान की नेचुरल नीड है, क्योंकि जो नेचुरल नीड है मतलब जो भी कोई इंसान है उसकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति कहाँ पे होगी, उसका फुलफिलमेंट कहाँ पे होगा, स्टेट में होगा। तो स्टेट नहीं होगा तो उसकी लाइफ फुलफिल्ड नहीं हो पाएगी। इसलिए उनका कहना था कि स्टेट जो है वह इंसान की चाहतों का पूर्ति करता है। ठीक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ यानी फुलफिल्ड लाइफ कहाँ पे हो पाएगा, तो स्टेट में हो पाएगा। तो स्टेट के बारे में उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट, स्टेट हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो सबसे बड़ा एसोसिएशन है। वो इस प्रकार से, जैसे इंसान, जैसे एक हो गया इंडिविजुअल, मैन हो गया, ठीक है, फिर हो गया जहाँ पे वो रहता है विलेज, है ना, फिर हो गया सोसाइटी, ठीक है, फिर आ गया स्टेट। तो इस प्रकार से स्टेट जो है वो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। तो उनका यही कहना था। उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट कैन ईदर बी बीस्ट और गॉड बट ही कैन नॉट बी अ मैन, है ना। उनके द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई इंसान स्टेट के बिना रह सकता है तो वो या तो शैतान है या भगवान है ना, बट वो मैन नहीं हो सकता, कोई इंसान नहीं हो सकता। तो उनका यही कहना था कि बिना स्टेट की कल्पना के कोई इंसान नहीं जीवित रह सकता है। ठीक है, तो आनी स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी इंसान की चाहतों को पूरा करने के लिए, उसकी कोई भी नीड को पूरा करने के लिए। तो स्टेट से संबंधित हमने ये कंसेप्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एरिस्टोटल के द्वारा जो दिया गया वो हमने देखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, है ना। तो उनके द्वारा जो सिटीजनशिप की थ्योरी दी गई उसमें से उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे देखिए, उन्होंने सिटीजनशिप को कहा कि यह एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द स्टेट, यानी जो स्टेट के लिए जो काम है वो एक तरीके का सिटीजनशिप उसी को देना चाहिए जो क्या है, एक जो लोग काम करते हैं स्टेट के लिए। ठीक है, यानी एक कर्तव्य के रूप में सिटीजनशिप को लिया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी जन्म ले लिया तो उसको सिर्फ दे दिया जाना चाहिए सिटीजनशिप, नहीं। उनका कहना था कि जो स्टेट के टुवर्ड्स कुछ काम करे, ड्यूटी करे, इसका मतलब क्या है, यानी पार्टिसिपेट करे जो अफेयर्स है, ठीक है, अफेयर्स ऑफ स्टेट, पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ही यही है कि सिटीजनशिप का मतलब ड्यूटी तो है, ठीक है, सिर्फ एक राइट नहीं है बल्कि ड्यूटी है, यानी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट में कौन सी चीज़ें हो रही हैं उसमें। तो इस प्रकार से, और उन्होंने ये भी कहा कि सिटीजनशिप उसी को मिलनी चाहिए, किसको, जो नेचुरल बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल्स बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टीड क्लास, है ना, यानी जो अडल्ट ग्रीक जो नेचुरली बॉर्न हुए हों ग्रीक में, ठीक है, वो अडल्ट होने चाहिए, मेल होने चाहिए, ठीक है, और वो प्रॉपर्टीड क्लास से बिलोंग करे, जिसके पास थोड़ा प्रॉपर्टी हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, यानी मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास रीजन है, यानी मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज मैन ऑफ रीजन। ठीक है, यानी जिसके पास रीजन होगा वही तो प्रॉपर्टी कमा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उनका यही कहना था कि आप सिटीजनशिप सभी को मत बांट दो। क्यों बांटोगे सभी को, वरना फिर उस सिटीजनशिप की वैल्यू क्या रह जाएगी। कोई जन्म लिया उसको सिटीजनशिप आप दे दिए। तो उनका कहना था कि जिस इंसान के पास रीजन हो उसको प्रॉपर्टी दो, ठीक है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल कर पाए स्टेट के टुवर्ड्स, है ना, यानी स्टेट के लिए जो ड्यूटी हो वो अच्छे से फुलफिल कर पाए, वो उनको सिटीजनशिप दो। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उन्होंने एक्सक्लूड्स किया सिटीजनशिप से बहुत सारे लोगों को, ठीक है, बहुत सारे कैटेगरीज को उन्होंने एक्सक्लूड किया। जैसे पहले नंबर पे स्लेव्स, ठीक है, तो उनका कहना था कि जो स्लेव्स है उनको सिटीजनशिप आप मत दो, क्योंकि उसके पास रीजन नहीं है, उसके पास डिसीजन टेकिंग पावर नहीं है। ठीक है, तो जब वो कुछ स्टेट के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे तो उसको सिटीजनशिप मत दो।
दूसरा विमेन, कहा गया कि विमेन को भी सिटीजनशिप आप मत दो। तो विमेन चूंकि 50% रहती हैं पॉपुलेशन की, और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि विमेन को क्यों नहीं मिलना चाहिए, बट उन्होंने जस्टिफाई किया कि विमेन चूंकि घरों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं बाल बच्चों को पालने में, ठीक है, और घर गृहस्थी में, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो जो अफेयर्स है स्टेट में उस पर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इस वजह से उनका कहना था कि विमेन को एक्सक्लूड किया जाए। चिल्ड्रन के पास अभी उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है ना, उसमें उतना क्या बोलेंगे रीज़न नहीं है, इस प्रकार से उनको नहीं देना चाहिए। अब ओल्ड लोग जो हैं उनके पास रीज़न हो सकता है, लेकिन चूंकि वो इतने कैपेबल नहीं है कि अफेयर्स जो है स्टेट की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होगी, है ना, ओल्ड जब हो जाएंगे वो। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किया। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उनके द्वारा थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, है ना। स्लेवरी से रिलेटेड जो उनकी थ्योरी थी उसमें कहा गया, एरिस्टोटल का मानना था कि स्लेवरी जो है वो नेचुरल है और डिजायरेबल है ना, यानी नेचुरल है और डिजायरेबल है। नेचुरल है इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो फिजिकली स्ट्रांग होंगे और कुछ लोग होंगे जो मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो उसी प्रकार के काम उनको करने चाहिए। फिजिकली स्ट्रांग है तो आप मजदूर बनो, लेबर का काम करो, ठीक है, और मेंटली स्ट्रांग हो तो आप स्टेट के लिए काम करो, रूल बनाओ, नियम बनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, ठीक है। तो वो उनका कहना था कि स्लेवरी नेचुरल इसीलिए है क्योंकि उनका रीजन डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है, और उसको जब वो रहेंगे, जो काम करेंगे, जो अपने मास्टर के लिए काम करेंगे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। और डिज़ायरेबल इसीलिए है क्योंकि सपोज कोई मास्टर है, यानी जो स्लेव का जो मालिक है, ठीक है, तो जो मास्टर है यदि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, सपोज रूल बना रहा है, नियम कानून बना रहा है, तो यदि जो स्लेव है उसका सपोर्ट करता है तो वो आसानी से, वो अच्छे से वो काम कर पाएगा। मतलब मास्टर अपना काम अच्छे से कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्लेवरी है वो रहे, है ना, यानी स्लेव उसकी सपोर्ट करे तो मास्टर अपना काम अच्छे से कर सके। इसलिए डिज़ायरेबल और नेचुरल दोनों स्लेवरी को माना गया एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अब स्लेव जो है दो प्रकार से होते हैं जो बताया गया उनके द्वारा। एक तो बाय लॉ, ठीक है, यानी नियम कानून की तरफ से, जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वॉर सपोज जैसे 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो बहुत सारे सैनिक थे उनको हमने क्या बोलेंगे उसको, युद्धबंदी के रूप में रखा, प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में रखा, ठीक है। यानी जब युद्ध के दौरान जब हम किसी सैनिक पे कब्जा कर लेते हैं, किसी देश के सैनिक पे, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाते हैं, ठीक है। कोई कंट्री, जब दो कंट्री लड़ती है, एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के सैनिक को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाएंगे। तो स्लेव कैसे बन सकते हैं? या तो जो प्रिजनर ऑफ वॉर रहेंगे वो बन सकते हैं, या दूसरा बाय नेचर बन सकते हैं, प्रकृति से, ठीक है। तो यह उनकी थ्योरी थी, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने इसके बारे में ज़्यादा बात किया, ठीक है, कि बाय नेचर स्लेव कैसे हैं। तो बाय नेचर स्लेव दो प्रकार से हो सकते हैं, दो क्वालिटीज़ बताया गया स्लेव का कि वो क्यों होगा। तो एक तो वो जिसके पास डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी वो इतना सक्षम नहीं है कि वो डिसीजन ले सकता है। तो ध्यान में रखना है, जो डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है, वो स्लेव बनेगा, जिसके पास डिसीजन टेकिंग का पावर नहीं है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा यहाँ पे, लैक ऑफ करेज टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसीजन, यानी जो डिसीजन ले लिया उसके बाद वो, उसके पास वो साहस नहीं है कि जो भी चाहे, जो भी उसका कंसिक्वेंस हो उसको हम फेस कर पाए। सपोज आप आईएएस बनने का सपना लेते हो, ठीक है, आईएएस आप बनने का सपना देखते हो, उसके बाद क्या होता है, आप नहीं बन पाते हो, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा, फिर
घबरा जाए, तो आपको डिसीजन आप लीजिए कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन यदि आप नहीं बन पाते हैं तो उस डिसीजन को 4-5 अटेम्प्ट दे दिया फिर नहीं बन पाए, तो जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उसको आप फेस करने के लिए रेडी रहिए। तो यही होता है, ठीक है। तो दो ऐसी क्वालिटीज जो स्लेव में नहीं है वो ये कि डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है स्लेव में, और दूसरा जो भी डिसीजन लिया गया उसके बाद क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं उससे लड़ने की क्षमता नहीं है स्लेव में। तो ये दो रीजन उन्होंने बताए, ठीक है, बाय नेचर में। अब देखिए स्लेवरी को वो किस प्रकार से देखते थे, तो वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते थे, यानी कि उसका यूटिलिटी क्या है। यदि स्लेवरी है समाज में तो उसका कुछ तो उपयोगिता होना चाहिए, तो उससे संबंधित वो थ्योरी देते हैं। उनका कहना था कि जब वो स्लेवरी करेगा तो मास्टर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है, जैसे मास्टर की, और मास्टर भी अच्छे से काम कर सकता है समाज के लिए, स्टेट के लिए। तो यह कंसेप्ट उनके द्वारा स्लेवरी से संबंधित दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। यह भी थ्योरी उन्हीं के द्वारा दिया गया। क्या था इस प्रॉपर्टी की थ्योरी में? उनका कहना था, पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लेटो जो है उन्होंने जब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में बता रहा था, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, तो उसमें दो प्रकार के कम्युनिज्म की बात वो करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी और एक फैमिली या वाइफ, ठीक। तो उनका कहना था कि जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से करप्शन होता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को वो खराब मानते थे। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल उनके जस्ट अपोजिट कहते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा खराब है, प्रॉपर्टी तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। यदि प्रॉपर्टी नहीं कमाएगा इंसान तो फिर वो काम क्यों करेगा? तो उनका यही कहना था कि प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करेगी। तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि प्रॉपर्टी इज टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी एक टाइम टेस्टेड संस्था के रूप में काम करती आ रही है। अब प्रॉपर्टी को उन्होंने दो प्रकार से, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जस्ट प्रॉपर्टी और एक अनजस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे जस्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाएगी जो प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, यानी जो खुद का मेहनत किया हुआ होगा, यानी कोई इंसान यदि सच्ची मेहनत से कोई काम करता है उसके बाद कोई प्रॉपर्टी अर्न करता है तो उसके जस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगा। बट अनजस्ट प्रॉपर्टी क्या है? अर्नड बाय अनफेयर मीन्स, है ना, कुछ गलत तरीके से अर्न किया गया प्रॉपर्टी को उन्होंने अनजस्ट प्रॉपर्टी कहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने वर्च्यूज बताए, यानी बहुत सारे गुण बताए प्रॉपर्टी के होने के, बहुत सारे फायदे। पहला, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है प्रॉपर्टी, है ना। एक इंसान के दिल में चाहत होगी, काम क्यों करेगा? ताकि वो प्रॉपर्टी बना सके अपने लिए, फैमिली के लिए। दूसरा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ मैन ऑफ रीजन, जिस इंसान के पास रीजन होगा वही तो प्रॉपर्टी बना पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि प्रॉपर्टी यदि बनाना चाह रहा है तो उसके पास दिमाग होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल चैरिटी। उनका कहना था कि यदि प्रॉपर्टी होगा किसी इंसान के पास तो उसके पास यह क्षमता होगा कि वो समाज में और चैरिटी कर सके। पैसा होगा तभी तो चैरिटी होगा। तो इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी दिया उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से बुक्स में डिस्कस किए गए? तो पॉलिटिक्स, जो उनकी बुक थी पॉलिटिक्स, उसमें थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया, ठीक है। अब उन्होंने एक कैटेगराइजेशन किया यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन इन पावर, कितने लोग हैं जो पावर में है, ठीक है। नॉर्मल गवर्नमेंट, यानी जो लोगों के हित में काम करे, उसको, उस चीज को उन्होंने नॉर्मल गवर्नमेंट कहा गया उनके द्वारा। और यहाँ पे है करप्ट परवर्ट, ठीक है, जो कि रूलर के इंटरेस्ट में होगा। जैसे कोई सरकार है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो लोगों के लिए काम कर सकता है या खुद के लिए काम कर सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया। सब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जैसे एक लोग है, ठीक है, यदि कोई एक पावर में है तो सबसे बेस्ट क्या होगा? मोनार्की या फिलोसफर किंग, जो प्लेटो भी कहते हैं कि एक रूलर हो जो जिसके पास रीजन हो, जिसके पास जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो फिलोसफर किंग होगा। या फिर जो राजा होता है, राजा के पास भी
सिंगल हैंडेडली, जिसके पास सारे पावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए काम करेगा, तो मोनार्की या फिलोसफर की। और उसका जो करप्ट परवर्ट है, उसका जो खराब फॉर्म है वो क्या है, टायरनी। इस चीज को उन्होंने द वर्स्ट कहा। ये सब जो है यहाँ पे इस लिस्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोनार्की का या फिलोसफर किंग का परवर्ट फॉर्म क्या है, तो टायरनी याद रखना है, ठीक। एरिस्टोटल ने द बेस्ट गवर्नमेंट किसको कहा, तो मोनार्की या फिलोसफर किंग को कहा। द वर्स्ट किसको कहा, टायरनी को कहा। कौन सा गवर्नमेंट नॉर्मल गवर्नमेंट है, तो मोनार्की या फिलोसफर किंग। कौन सा करप्ट परवर्ट है, तो टायरनी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, जो उन्होंने बताया कि कुछ लोग यदि पावर में हैं, कुछ लोग मतलब एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने एरिस्टोक्रेसी कहा। जो नॉर्मल गवर्नमेंट होगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, उसको एरिस्टोक्रेसी कहा गया। और जो लोग करप्ट परवर्ट में ओलिगार्की कहा गया, यानी इसका परवर्ट फॉर्म, एरिस्टोक्रेसी का परवर्ट फॉर्म ओलिगार्की है, ठीक है। जो रूलर के लिए काम करेगा, यानी उसके हित के लिए काम करेगा, इसको करप्ट परवर्ट कहा गया। अब बहुत सारे लोग यदि पावर में हैं तो पॉलिटी हो सकता है, और इसको बेस्ट प्रैक्टिकेबल कहा गया, ठीक है। नॉर्मल गवर्नमेंट में बेस्ट प्रैक्टिकेबल, और डेमोक्रेसी को सेकेंड वर्स्ट कहा गया करप्ट परवर्ट में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोनार्की का करप्ट परवर्ट कौन है, टायरनी। एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की, और पॉलिटी का डेमोक्रेसी, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिकेबल पॉलिटी को कहा गया, सेकेंड वर्स्ट डेमोक्रेसी को कहा गया, ठीक है। और द वर्स्ट टायरनी को, द बेस्ट मोनार्की या फिलोसफर किंग को। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6 गवर्नेंस के बारे में बताया था, 6 गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बताया था पहले। तो यही 6 गवर्नेंस सिस्टम है, मोनार्की, फिलोसफर किंग, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी या डेमोक्रेसी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिकेबल क्यों कहा, उसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस दिए। जैसे इट विल बी अ रूल ऑफ मिडिल क्लास, या बहुत सारे मिडिल क्लासेस के रूल होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चुन के आएंगे, ठीक है, जो लोगों के हित में काम करेंगे, नॉर्मल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ मिडिल क्लास। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, जो मिडिल क्लास होगा, ना ही उसके पास एक्सट्रीम वेल्थ होगा, ना ही बहुत कम वेल्थ होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, ठीक है। गोल्डन मीन का कंसेप्ट वही था कि ना ही एक्सट्रीम पॉवर्टी, ना ही एक्सट्रीम वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा ये, क्योंकि अधिकतर लोग चुन के आएंगे, है ना। लोग जो मिडिल क्लास लोग होंगे वो स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो वहीं से लोग चुन करके आएंगे, उनके पास ना एक्सट्रीम वेल्थ होगा, ना एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो अच्छे से चला सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से उनके द्वारा पॉलिटी को सबसे बेस्ट प्रैक्टिकेबल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो जस्टिस और इक्वालिटी की थ्योरी उनके द्वारा दी गई। उन्होंने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, उसमें उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस होना चाहिए। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस, इस कंसेप्ट के बारे में एरिस्टोटल ने डिस्कस किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ठीक है। यानी कि समाज में किस प्रकार से किस इंसान के द्वारा क्या कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस हिसाब से उसको इनाम मिलना चाहिए। तो यह चीज़ ध्यान में रखना है। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का कंसेप्ट उन्होंने दिया। और इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में भी उनका यही मानना था कि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी उन्होंने क्या कहा कि 2 प्रिंसिपल्स है। एक तो स्टेट को देखना चाहिए कि ट्रीट करे इक्वल्स को इक्वली, यानी जो लोग इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। और दूसरा, स्टेट को ट्रीट करना चाहिए अनइक्वल्स को अनइक्वली, यानी जो अनइक्वल्स हैं, जैसे सपोज एक आदमी है और एक लंगड़ा आदमी है, तो दोनों तो अनइक्वल है। अब हम लोग बोलेंगे कि नहीं दोनों को इक्वली ट्रीट करो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये चूंकि अनइक्वल है तो इनको अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इक्वल्स, एक अच्छा आदमी, एक सीधा मतलब एक स्वस्थ आदमी है, दूसरा भी स्वस्थ आदमी है, तो इसको इक्वली ट्रीट करो। यानी इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो, जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करो। तो यही उनका कंसेप्ट था।
और उनका यह भी कहना था कि यदि सपोज इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इनजस्टिस हो जाएगा, समाज में, आपकी सोसाइटी में, स्टेट में इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय होगा। और ये जो फीलिंग है इनजस्टिस की, यह बदल सकता है रेबेलियन में, यानी विद्रोह हो सकता है सरकार के खिलाफ, जो कि इंटरेस्ट में नहीं होगा, है ना, स्टेट के इंटरेस्ट में यह नहीं है। तो ये उनका कंसेप्ट था कि यदि प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं होगी तो इनजस्टिस की भावना आएगी, और इनजस्टिस की भावना रेबेलियन में, विद्रोह में परिवर्तित हो सकती है, ठीक, और वो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, उन्हीं का कंसेप्ट था। उन्होंने कहा रेवोल्यूशन के बारे में कि जैसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मतलब जब भी रेवोल्यूशन होता है किसी स्टेट में, समाज में, तो उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, इनइक्वालिटी, असमानता। लोगों को लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, हम असमान रूप से हमको ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से उनका कहना था कि जो सबसे कॉमन कारण है रेवोल्यूशन होने का वो ये है कि असमानता की भावना, ठीक है। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो ह्यूज गैप ऑफ वेल्थ और इनकम, कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, कोई बहुत गरीब हो रहा है, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इंडिया में भी यही हो रहा है, कुछ परसेंट लोग हैं, मतलब 10% भी नहीं होंगे मुझे लगता है, जिनके पास लगभग 90% वेल्थ है, ठीक है, और 90% लोगों के पास ओनली 10% वेल्थ है। तो ये कितना बड़ा गैप है, इसी की वजह से, इस वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है, यह उनका मानना था। दूसरे जो कारण है रेवोल्यूशन के, राइवलरी बिटवीन क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के बीच में राइवलरी हो जाए, है ना, विद्रोह हो जाए। जैसे मणिपुर में भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है, क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, राइवलरी किसके बीच में है, मीती कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, तो और उसकी और एक कम्युनिटी जो है उनके बीच में। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पे भी क्लासेस के बीच में राइवलरी हो रही है, तो इस वजह से रेवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एरिस्टोटल ने स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रीफर किया चेंज के मुकाबले, ठीक है। और उनका मानना था हल्का सा भी वो कुछ होता था सरकार के खिलाफ तो उनको विद्रोह की कैटेगरी में मान लेते थे, ठीक है। तो उनका यही कहना था कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए रेवोल्यूशन से कोप अप करने के लिए, कि रेवोल्यूशंस ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए सिविक वर्च्यूज को लेके, यानी इंसान को किस तरीके से बिहेव करना है समाज में, सोसाइटी में, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दो, पढ़ाओ, समझाओ। दूसरा, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना लोगों में जगाओ, ताकि यदि कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो वो लोग एकत्रित हो सके, यूनिफाई हो सके, यूनिटी उनमें बरकरार रहे, वो लोग लड़ाई झगड़ा ना करके बल्कि देशभक्ति की भावना में डूबे रहे। तो ये उनका था। तीसरा, उन्होंने कहा कि ओबीडियंस टुवर्ड्स लॉ, लोगों को यह जानकारी दो कि आप लॉ को मानो, यानी कि जो लॉ है, जो नियम है, जो कानून है देश के, ठीक है, उसके प्रति आप आज्ञाकारी बने रहो। तो ये सारे उन्होंने सॉल्यूशन समझाए जो कि इनसे संबंधित है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट, उन्होंने थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का। जैसे मेन क्या है कि जो पहले यहाँ पे देखिए प्लेटो ने जो थ्योरी दिया फिलोसोफर किंग का, उनका कहना था कि फिलोसोफर किंग के पास चूंकि रीजन है, ठीक है, तो इनको सारा पावर दे दो, एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट पावर दे दो, ठीक है, किसको, फिलोसोफर किंग को, उसके पास रीजन होगा। तो इसीलिए उन्होंने रूल ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में बात किया, कि इन्होंने प्लेटो ने रूल ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में बात किया, जबकि जो एरिस्टोटल है वो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लॉ का रूल होगा, और ये कहते हैं प्लेटो कि नहीं, फिलोसोफर किंग का रूल होगा। उनका यही कहना था कि जो रीजन है या लॉ है, दोनों बराबर है, दोनों का पर्पस तो यही है कि स्टेट किस प्रकार से चले, क्या लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एरिस्टोटल का कहना था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ में चूंकि बहुत सारे लोग मिलकर कानून बनाते हैं,
ठीक है, जबकि फिलोसफर किंग अकेला है ना। तो उनका कहना था कि एक से अच्छा बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा तब लॉ बना। इसीलिए उनका कहना था कि फिलोसफर किंग और फिलोसफर किंग भी तो कभी ना कभी हो ही सकते हैं। जब एब्सोल्यूट पावर मिलेगी तो क्या होगा, फिलोसफर किंग भी कभी कभी करप्ट हो सकते हैं, वो पावर का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है, वो एक तरीके का डिक्टेटरशिप बन सकते हैं। इसीलिए किसी एक फिलोसफर किंग का उन्होंने विरोध करते हुए बताया कि रूल नहीं होना चाहिए इनका, बल्कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। फिलोसफर किंग की जगह लॉ के बारे में बात किया। देखिए उनका एक स्टेटमेंट था कि लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन। ठीक है, मैन के पास दोनों चीजें होती है, रीजन भी होता है और पैशन भी होता है। ठीक है, जब पैशन डोमिनेट करेगा तो वो खराब सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन। ठीक है, उसमें पैशन नहीं होगा। ठीक है, मैन के पास जो फिलोसफर किंग है उसके पास रीजन भी होगा, पैशन भी होगा। पैशन सपोज ज्यादा डोमिनेट कर गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी स्टेट में। तो उनका यही कहना था, लेकिन लॉ में क्या होगा, लॉ में सिर्फ रीजन होगा। ठीक है, तो यही उनका कंसेप्ट था। स्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि स्टेट में रूल फिलोसफर किंग का नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर्स यदि किसी को दे दो आप, तो यह एक यूटोपियन कंसेप्ट है कि वो समाज के लिए अच्छे के लिए काम करेगा। नहीं, एब्सोल्यूट पावर होने पे बहुत सारे लोग करप्ट भी बन जाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट उनके इनसे थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ से संबंधित थे, हम लोगों ने देख लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ देखे, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन देखे, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी देखे, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप और थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने एरिस्टोटल से संबंधित देखे। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके लाता हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं वो मैच करने के लिए या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो आपको CUET के लिए और नेट JRF के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह सीरीज होने वाली है। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखिए, उनसे आप जो भी कंटेंट से आपको फ़ायदा मिल सकता है आप उनसे फ़ायदा लीजिए। और भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से हम आपकी सहायता कर सकते हैं आपकी तैयारी में। ठीक है, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे YouTube चैनल को रेगुलरली फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर, इसके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थर्ड लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।